और बाकी इसके अलावा बाकी के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी ही चीज़ें आपको मैं बता दूँ। और ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जिस कंपनी में आप जॉइन करते हैं, तो वहाँ पे फिर किस तरह से इस ईआरपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट्स को अपडेट करना या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा-सा वो होता है। और तब फिर वो आपको जिस कंपनी में आप जॉइन करोगे, फिर वहाँ पे ही आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि देखो हर जगह का यूज़ करने का जो तरीक़ेकार होता है, वो डिफरेंट होता है। अब मुझे अगर अपने पास इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करूँगा, इम्प्लीमेंट कर लूँगा, चला लूँगा। और फिर अब मैंने क्या-क्या किया हुआ है, जब कोई नया बंदा मेरे पास आएगा, तो मुझे उसको अपने हिसाब से बताना पड़ेगा, भले उसका जितना भी अच्छा टैली है। क्योंकि जब तक आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड नहीं है, तब तक जो है वो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। जिस कंपनी में आप जॉइन करते हैं, वहाँ पे आपके पास एक ट्रेनिंग तो होती है, और बाकी जो ये है कि बिल्कुल एज़ अ फ्रेश ही आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ये वाउचर्स वगैरह किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो आपको समझना आसान हो जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल, बेसिकली वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि वो अभी कपड़ों की जो है ना बेसिकली वॉशिंग का भी काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को बढ़ाएंगे। सही। ओके, मैं ये जो कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग कोर्स है, मैं इसके बारे में आपको एक छोटा-सा वो भी दूँ, अगर बैकग्राउंड दोबारा से भी बताऊँ, तो वो ये होता है कि देखो मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग जो है वो आइडिया था, मुझे यूज़ करने आते थे ईआरपीज़ वगैरह। ऑल्दो जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ सीबीसी में, वो एक बिल्कुल ही अलग ईआरपी है, उसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री है। और यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो मैंने की हैं या जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा था, वो थोड़ा-सा एक डिफरेंट जरा था। चैट देख लेते हैं। असल में एक कोई हमारे पार्टिसिपेंट है, उनको ये इशू आ रहा है व्हाट्सएप पे, वो मैसेज कर रहे हैं। हाँ, मैंने देख लिया था वैसे। मैं वीडियोज़ वगैरह अगर पावर शॉर्टेज का कोई इश्यू है, तो मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव पे, तो आप लोग डाउनलोड कर लिएगा वहाँ से। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि जब ये सारे ईआरपीज़ वगैरह मेरे पास जो थे, मुझे आइडिया था इन सब को यूज़ करने का, तो फिर जब मैंने जाके उस कस्टमाइज़ ईआरपी को उस इंडस्ट्री के हिसाब से देखा ना, तो बिल्कुल मुझे समझने के लिए तो मुझे चाहिए थे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी उसकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निल हो, मैं कहूँ कि यार ये कैसे कोड बने हुए हैं, ये क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। मुझे बैकग्राउंड का आइडिया था कि भाई ये रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि कोड किस तरह से जनरेट होते हैं, कोड क्यों बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उनका यूसेज किस तरह से करते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन जिस जगह भी आप काम शुरू करो, आपको उस कंपनी के बारे में पहले जानना, और उसके लिए तो आपको उसकी ट्रेनिंग की तो ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है? और फिर बहुत सारी जगहों पे, जैसे मैं एक कंपनी में मैंने एक दफ़ा काम भी किया था, वहाँ पे क्विक बुक इस्तेमाल हो रहा था। तो वो क्विक बुक जिस तरह से यूज़ कर रहे थे, वो एक डिफरेंट तरीका था, और मैं जिस तरह से काम कर रहा था, वो एक डिफरेंट था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के इदारा था। और मैं जो है ज़्यादा मेरा आइडिया जो है वो क्विक बुक का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का, और उसका भी ये सब मेरा रिटेल में जो है वो ज़्यादा था। अब वो रिटेल से जब आप उसमें प्रोडक्शन में गया, मैं देखा मैंने, तो उन्होंने एक अलग ही तरीके से वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, अब जो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं उनको तो समझ में आ ही गया कि भाई ये काम किस तरह से होगा। तो जो नया जाता है उसको बताना पड़ता है कि भाई कंपनी में 4 कंपनी से ग्रुप है, उन्होंने किस तरह से ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, टैली के बारे में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में भी बात की थी, वो ये थी कि टैली आपके पास ईआरपी जो है, ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, और पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा यूसेज तो नहीं है, बट गल्फ़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे गल्फ़ में इन्फ्लुएंस है वो इंडिया का बहुत है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूसेज है इसकी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो टैली में चीज़ें कर रहे हैं, ये क्योंकि पायरेटेड वर्ज़न है, ये लाइसेंस नहीं है, तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ वो अलाउ नहीं करता, वो है ट्रांज़ैक्शन की डेट्स को चेंज करना। ठीक है? अच्छा, और जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं टैली में, उन सब के साथ आपकी शॉर्टकट कीज़ लिखी होती हैं। जो सिंगल लाइन से अंडरलाइन हुए हुए हैं, ये ऑल्टर के साथ इस्तेमाल होते हैं, और जो डबल लाइन से होते हैं, वो कंट्रोल के साथ होते हैं। तो मैं अपने इस टैली सॉफ्टवेयर को एज़ एन एजुकेशनल मोड पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैं माउस इस्तेमाल करता हूँ, अदरवाइज़ इसमें माउस की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ माउस की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे काम आपका बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है।
मैं माउस इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये कंपनी जो है मैंने बनाई थी लास्ट क्लास में, और इसके अंदर मैंने कुछ लेजर्स बनाए थे। हम उन लेजर्स को एक दफ़ा देखते हैं। ये सारे वो लेजर्स थे, बल्कि नहीं, ये वाले लेजर्स नहीं थे। मैं इस कंपनी को कर रहा हूँ शिफ्ट, और कंपनी का नाम मैंने क्या रखा था, ज़िशान मोबाइल्स रखा था। अच्छा, ये कंपनी है। इस कंपनी के अंदर मैंने कुछ लेजर्स बनाए थे। लेजर्स कौन कौन से थे, वो ये हैं सारे, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है जिनके साथ एपी लगा हुआ है ये अकाउंट्स पेबल हैं, यानी कि ये मेरे सप्लायर्स हैं, और जिनके साथ एआर लगा हुआ है ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, यानी कि मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है। इनको सेल करते हैं, इनसे मैं बाय करता हूँ। बाकी इसके अलावा हर कंपनी में उनके लेवल के हिसाब से अलग अलग आपके कुछ अकाउंट्स होते हैं। फर्नीचर रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज हैं, कंप्यूटर्स हैं, या ये सब चीज़ें आपके पास हैं। फिर उसके अलावा आपके पास जो है वो परचेज के अकाउंट्स हैं, जितने भी इन्वेंट्रीज आपके पास उनको जब परचेज करते हैं तो उनके अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होती है, जब सेल करते हैं तो उनके अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होती है। सेल्स का और परचेज का मैंने अलग अलग रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हर ERP में आपके पास शुरुआत ऐसे ही होती है, ठीक है। हर ERP के अंदर आपको कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने बना दिए थे, कुछ मैं आज बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक नया अकाउंट है जिसको मुझे ट्रैक करना है, वो है ऑफिस कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे ऑफिस कंप्यूटर लिखा, और लिखने के बाद मैंने इसका एक टाइप बता दी कि ये फॉल करता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ऑफिस कंप्यूटर, और एंटर करके सेव कर दिया। ये मेरा एक GL बन गया। GL बनने के बाद, जनरल लेजर बनने के बाद आपके पास आगे इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। अभी हम ट्रांजेक्शन्स तक नहीं पहुँचे, अभी हम लोगों ने सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही बनाए हैं। और हर कंपनी में जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से बना होगा। अगर वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं है तो वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं होगा। हो सकता है किसी के पास जो है वो ओवर टाइम एक्सपेंस का हेड बना हुआ हो कि भाई जो हमारे पास ओवर टाइम करेंगे तो उनको हम लोगों को लंच देना है, ठीक है, तो ओवर टाइम एक्सपेंस का अकाउंट भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास जो है वो और कोई और चीज़ ऐसी है एक्सपेंस वगैरह के अंदर, तो उनको ट्रैक करने के लिए आपके पास अकाउंट्स हो सकते हैं। हर ERP में पहली चीज़ कॉमन है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना। जब वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, GL बनेंगे, तो फिर उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने बनाए कहाँ से थे? ये मैंने बनाए थे अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद। लेजर्स का ऑप्शन आपके पास सारा होता है। लेजर्स में आने के बाद क्रिएट करना है तो क्रिएट हो जाएगा, ऑल्टर करना है या डिलीट करना है तो वो ऑल्टर में से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो बीच में आ रहा है डिस्प्ले का, ये यूजलेस है, ये सिर्फ आपको व्यू करने के लिए, तो व्यू करो या साथ में ऑल्टर को ही इस्तेमाल करो ताकि ऑल्टर भी करना तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये सब आपके पास अकाउंट्स हैं। इसके अलावा कैश का अकाउंट है और एक HPL का अकाउंट है, ठीक है। ये दोनों मेरे बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर मेरे पास 1 बिलियन ईच पड़ा हुआ है। अच्छा, अकाउंट्स बनाने के बाद अगला काम हम लोगों को जो करना है वो, अच्छा, अकाउंट्स के साथ मैंने कस्टमर्स भी बना लिए हैं और सप्लायर्स भी बना लिए, क्योंकि इसमें कोई इंडिविजुअल अलग से मॉड्यूल नहीं होता कि वहाँ जाके मैं कस्टमर्स बनाऊँ या वेंडर्स बनाऊँ। मैंने कस्टमर्स और वेंडर्स सबके लिए अकाउंट्स बना लिए। अब क्या चीज़ रह गई अगली, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इन्वेंट्री इन्फो में, और स्टॉक आइटम्स में जाना है। लेकिन स्टॉक आइटम्स तक जाने से पहले आपको बनाने पड़ेंगे यूनिट ऑफ मेजर। ये एक छोटा सा स्टेप होता है और इस स्टेप का काम ये होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं, केजी, लीटर, मीटर, पाउंड, क्वांटिटी, ठीक है। तो वो जो भी है मैं उसका नाम दे देता हूँ। मैंने कहा सिंपल उसका है कि ये, और मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है तो जाहिर सी बात है वो ईच फॉर्मल और कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं हो सकता। एक मोबाइल होगा, दो होंगे, तीन होंगे, ढाई मोबाइल कभी भी नहीं हो सकते। तो डेसिमल प्लेसेस मैंने इसे करवा दी 0। ये एक काम करने के बाद फिर आपको जाना है स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम में आपके पास आपकी पूरी इन्वेंट्री की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे जाके आपकी ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रांड है एप्पल, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में कोई मेरे पास ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है, यूनिट ऑफ मेजर्स में इसके ईच बता रहा हूँ, और कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई कॉस्ट मैंने नहीं बताई, एंटर किया और सेव कर दिया, ठीक है। एप्पल हो गया। इसके बाद मैंने एक बता दिया सैमसंग का है, सैमसंग में भी मैंने उसको बता दिया ईच और एंटर करके सेव कर दिया। उसके बाद एक मैंने बता दिया इसको नोकिया, एंटर किया, इसको एंटर करके इसमें थोड़ा सा मसला हो गया। नोकिया में मैंने ईच सेलेक्ट नहीं किया, मैं इसको ऑल्टर में जाके
किया, मैं ऑल्टर करवा रहा हूँ, इस जगह पे मुझे सेलेक्ट करना था ईच। ठीक है, तो ये 3 मैंने इन्वेंट्रीज बना ली। अब इसके अंदर मेरे पास कोई कॉस्ट, कोई प्राइस, कुछ भी नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सेल की या बाय की, तभी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस वक्त मैंने सिर्फ अपने रिकॉर्ड के हिसाब से 3 ये बना लिए, और अब इसके बाद मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको बनाने के बाद यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम्स बनाने के बाद मैं आगे जा रहा हूँ वाउचर्स पे। ठीक है, वाउचर्स में आपके पास रिकॉर्ड होंगी सारी ट्रांजैक्शंस, सही है, और ये सारे आपके वाउचर्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, पेमेंट वाला लॉक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पेमेंट एक्टिवेट हुआ है, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, ये अलबत्ता भी लॉक है, इनको मैं अनलॉक करूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लें, वो ये है कि जब भी आपके पास से आपके बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो होगा तो वो रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन पेमेंट, और जब आपके पास कैश का इनफ्लो होगा तो वो रिकॉर्ड होगी रिसिप्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप हर सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब भी बिजनेस में पैसा आया है किसी भी वजह से, इन्वेस्टमेंट की है, कोई सर्विसेज दी हैं आपने, कोई सेल किया है कैश पे, या किसी कस्टमर ने क्रेडिट सेल्स की पेमेंट आपको दी है, हर केस में जब बिजनेस में आपके पास पैसा आया है वो रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट में। और जब भी आपके पास से आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है ड्यू टू एनी एक्सपेंस, ड्यू टू एनी कैश परचेजेस, ड्यू टू एनी पेमेंट टू सप्लायर ऑफ एनी क्रेडिट परचेज, वो हर केस में आपको इस्तेमाल करना है पेमेंट, जब भी आपको पैसा आउटफ्लो करता हुआ दिखाना है। कॉन्ट्रा में आपके पास वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसमें आपके पास बिजनेस में से ना तो कैश आया ना गया, आपके पास कैश पड़ा था, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में रखा था, निकाल के कैश में ले आए, एचबीएल में पड़ा हुआ था, यूबीएल में ट्रांसफर कर दिया, ये सब कॉन्ट्रा के नाम से जो वाउचर आ रहा है इसमें रिकॉर्ड होगा। पेमेंट में आउटफ्लो, रिसिप्ट में इनफ्लो, कॉन्ट्रा में ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड इन एनी केस आपके पास हो, कैश से बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक टू बैंक, किसी दूसरे बैंक में, वो सब आपके रिकॉर्ड होंगे कॉन्ट्रा में। मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने कोई एक्सपेंस बेयर किया। ठीक है, मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, वो मैं बिल एक्सपेंस था, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट पूछेगा किस बैंक से आपने कैश से पे किया या बैंक से किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया कैश, मैंने कैश से पे किया, क्या चीज़, स्पेस बार दबाया, लिस्ट आ गई सारे अकाउंट्स की, मैंने क्या पे किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया रेंट एक्सपेंस, कितना, 50,000। उसके बाद एंटर किया, इस ट्रांजेक्शन को मैंने कर दिया सेव। नीचे नरेशन बॉक्स आ रहा है, आप इसके अंदर लिख दो पेड रेंट ऑफ फला मंथ, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो अपने यहाँ पे बता दो ताकि ट्रांजेक्शन में वो रिकॉर्ड में आ जाए। उसके बाद एंटर करके इसको करवा दिया सेव। ये एक पेमेंट की ट्रांजैक्शन मैंने बुक कर ली। इसके अलावा मैंने फिर कुछ एक्सपेंस किया कैश से। क्या एक्सपेंस था, रेंट मैं दे चुका हूँ, मैंने बिल पे किए फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास एक बिल एक्सपेंस का हेड बना हुआ है, बिल एक्सपेंस में गया, मैंने बिल पे किए फॉर एग्जांपल 70,000 के सारे बिल्स थे, मैंने इसको पे किया, एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब ये चीज़ कंपनी के नेचर पे या उनकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई उनको बिल एक ही रखना है या उनको इलेक्ट्रिक का अलग रखना है, गैस का अलग रखना है, फ़ोन का अलग रखना है। तो जिस हिसाब से भी उनकी प्रैक्टिस होगी तो वो उस हिसाब से अपना इसका ब्रेकअप बना के रखेंगे। लेकिन ये है क्या, ये एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस पे करेंगे वो रिकॉर्ड होगा पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गई आउटफ्लो की। मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है, मेरे पास एक बंदा आया मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, उसने कहा भाई मैंने ये मोबाइल रिपेयर करवाना है, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा 5,000 रुपये में। अच्छा, अब मैंने उसको सर्विसेज दी। अब सर्विसेज के लिए मेरे पास अगर मैं देखूं तो कोई हेड इस वक्त तक नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर मैं ऑल्टर में जाके देखूं तो सर्विस इनकम का कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। तो रैंडमली हर जगह हर बिजनेस में ऐसा होता है कि आपके पास ज़रूरी नहीं सारे लेजर्स बने हुए हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेजर्स में जाके मैं क्रिएट करूँगा, उस अकाउंट का नाम मैंने रखा सर्विस इनकम, और ये कहाँ फॉल करेगा, इसकी टाइप होगी इनकम की। अब इनकम डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट ले लो डजेंट मैटर, रिपोर्ट में वो एक ही तरीके से शो होते हैं। मैं इसको डायरेक्ट इनकम बोल देता हूँ। उसके बाद एंटर करके सेव करके सर्विस इनकम, मैंने उससे 5,000 रुपये कैश लिए और मैंने उसको मोबाइल रिपेयर करके दिया। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा,
ये रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट में। शॉर्टकट की इज F6। रिसिप्ट में क्या मैंने यहाँ पे बताया, मैंने क्या कैश लिया है मैंने एक बंदे से, ठीक है, और मैंने साथ में उसको क्या दी है, सर्विसेज। यहाँ पे आ जाएगा दूसरा अकाउंट सर्विस इनकम का, सर्विस इनकम ऑफ 5000। उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर इसको कर दिया सेव। बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस में से पैसा निकला, पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड हुए तो कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको पेमेंट बता दिया और रिसिप्ट बता दिया। कॉन्ट्रा की बात जब मैं करूंगा तो कॉन्ट्रा में आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश पड़ा हुआ है इस वक्त। अगर मैं अपने जीएल को देखूं, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस शीट आ रही होती है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर आ रहा होगा कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स। मैंने दोनों का एक एक बनाया था, तो कैश इन हैंड में जाऊंगा तो एक ही आ रहा होगा। अगर मेरे पास 2 कैश होते और 5 बैंक्स होते तो बैंक अकाउंट के अंदर उनका ब्रेकअप आ रहा होगा। मेरे पास एक ही बैंक है, ठीक है, 50 लाख रुपए इसमें पड़े हुए। मैंने बैंक से 50 लाख में से 5 लाख रुपए निकाल के कैश रख लिया अपने पास। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, मुझे बैंक से निकाल के कैश रखना है। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कॉन्ट्रा। ठीक, ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड की, मैंने कैश सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने नीचे दूसरे अकाउंट सेलेक्ट कर लिया HBL। तो HBL से आपके पास अमाउंट निकलेगी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरे पास HBL से पैसा निकलेगा। अब क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन है तो ये कुछ बैंक के बारे में भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा रिकॉर्ड के लिए कि चेक नंबर क्या था, कहाँ से आई पेमेंट, या जो भी आपके पास था वो आपने एंटर करके इसको करवा दिया सेव। अब मेरे पास क्या सिनेरियो है, अब मेरे पास सिनेरियो में ये बन रहा है कि मेरे करंट एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैश बढ़ गया 5 लाख रुपए और HBL से एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें मेरे पास 5 लाख रुपए क्रेडिट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 50 लाख से मैंने शुरू किया था, अब 45 लाख रह गए। बीच के 5 लाख कहाँ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये आपको बता देगा एक कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हुई है, आपने बैंक से कैश में पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली कैश टू बैंक जो है वो भी सेम यही होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा और इन्हीं वाउचर्स का इस्तेमाल देखते हैं। एक बात तो हो गई, कॉन्ट्रा तो मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। कॉन्ट्रा बस मैंने आपको बता दिया कि ये होता है इसके अंदर कि अगर आपके पास कैश से बैंक कैश हुआ है तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट की तो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने एक पेमेंट वाउचर भी रिकॉर्ड किया, चलें उसका इफेक्ट देखते हैं। उसका इफेक्ट मुझे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट हुआ था। तो मुझे बिजनेस बता रहा है कि इस वक्त मेरे पास नेट लॉस ऑफ 115,000 का हुआ है, 1,15,000 रुपये का लॉस है। क्यों है, ये सारी डिटेल्स हैं कि आपने इनकम आपके पास 5,000 रुपये की आई है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट आपके पास जो है वो 1,20,000 के हुए हैं। जहाँ क्लिक करेंगे वो आपको डिटेल पे ले जाएगा। ठीक है, बिल एक्सपेंस इतना हुआ है, रेंट एक्सपेंस इतना हुआ है, टोटल अब आपके पास जो आपका लॉस है 120 में से 5,000 आपने कमाए भी हैं, तो 1,15,000 का इस वक्त आपके पास गेन है, प्रॉफिट सॉरी लॉस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वाउचर्स में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स थे, एप्पल, सैमसंग और नोकिया। मैंने तीनों 10-10 मोबाइल फ़ोन्स बाय किए हैं, तो डेफिनेटली मेरे पास से पैसा निकला होगा, तो मैं बाइंग की ट्रांजैक्शन भी पेमेंट में ही रिकॉर्ड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट की है HBL से और मैंने बाय किया है सबसे पहले परचेज एप्पल। ठीक है, ये विंडो खुद अपीयर होगी जब मैं इन्वेंट्री वाला अकाउंट लिंक करवाऊंगा। नेम ऑफ आइटम क्या था, एप्पल। कितनी क्वांटिटी बाय की है, 10। यहाँ वो आपसे पूछेगा कॉस्ट। कॉस्ट मैंने बता दी, एप्पल की थी फॉर एग्जांपल 200,000 ईच। टोटल अमाउंट बन गई 20 लाख रुपए। एंटर किया, उसके बाद मैंने अगला ब्रांड लिंक करवाया, निकल के अगला ब्रांड इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एंड ऑफ लिस्ट। वजह क्या है, वजह यह है कि मैंने GL किसका यूज़ किया हुआ, एप्पल का। अब मैं अगर वहाँ पे सैमसंग भी लिंक करवा देता, वो भी एप्पल में जाके फॉल करता, तो मेरे GL जो है ना वो आउट हो जाता। अच्छा, अब इसके बाद मैं दूसरे अकाउंट अलग से लिंक करवाऊंगा, परचेज सैमसंग। नेम ऑफ आइटम इज सैमसंग। कितनी क्वांटिटी, 10। क्या रेट है, 150,000 ईच, 15 लाख रुपए। एंटर किया, फिर उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन मैंने यूज़ की, परचेज नोकिया। नेम ऑफ आइटम नोकिया, उसके बाद क्वांटिटी 10, रेट
25,000, तो टोटल अमाउंट मेरी इसकी बनती है 2,50,000 रुपये। उसके बाद एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को मैंने करवा दिया सेव। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये बैंक से ट्रांजेक्शन की है तो वो बैंक की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, चेक नंबर वगैरह आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको एंटर करवा के इसको मैंने करवा दिया सेव। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गया होगा? इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट मेरे पास बैलेंस शीट पे आया होगा। बैलेंस शीट में मेरे पास नेट एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पास ब्रेकअप में अगर मैं जाके देखूं तो मेरे पास से पेमेंट आपकी निकली है एचबीएल से 45 लाख रुपए पड़े थे, अब रह गए हैं 7,50,000 रुपये। और ये बैंक से पेमेंट आपकी चली गई है इन्वेंट्री में। ठीक है, ओवरऑल करंट एसेट की सिर्फ नेचर ही बदली है, कैश से इन्वेंट्री में चला गया। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टॉक आइटम ऐड हो गए हैं। यहाँ पे इतने इतने मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं। स्टॉक समरी अलग से भी बनती है। यहाँ पे आपके पास हर स्टॉक की कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल आपको दिखा देगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास ये 10-10 ब्रांड के सारे 10-10 मोबाइल फोन्स रखे हैं हर ब्रांड के। उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है ये आपको शो कर रहा है, और टोटल उनकी वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो इन दो जगहों पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे थे, इनमें से 5 फ़ोन्स मैंने बेचे। ठीक है, अब 5 फ़ोन्स मैंने सेल किए, तो सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? रिसिप्ट में। रिसिप्ट में जाने के बाद मैंने पेमेंट इसकी ले ली बैंक में, एचबीएल में इसकी पेमेंट कलेक्शन की। मैंने सेल किया है एप्पल। ठीक है, नेम ऑफ आइटम एप्पल। ओके, कितनी क्वांटिटी सेल की? फॉर एग्जांपल 5। किस रेट पे? 2 लाख रुपए का मैंने बाय किया था, मैंने 2,50,000 का वो सेल किया, सेलिंग प्राइस बताई, एंटर किया, उसके बाद मैंने इसको सेव करवा दिया। ठीक है, मैंने एक मोबाइल एप्पल के मोबाइल फ़ोन सेल किए। इसका इम्पैक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, बैलेंस शीट पे भी आएगा, और जनरल लेजर्स के अंदर भी आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में मेरे पास से जो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट हो गया, पहले ये लॉस आ रहा था, अब प्रॉफिट में आ रहा है। फिर ऐसी बात है, मैंने सेल भी किए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक एसिड के अंदर दिखा रहा है कि इस वक्त मेरे पास ये क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। सेल अकाउंट आ गया, ऐड हो गया। सेल्स कितने की है, डबल क्लिक करो, वो आपको दिखा देगा कि कौन सा आइटम है, क्या है। जितना एंटर करते रहेंगे वो आपको डिटेल में जाता रहेगा। स्टॉक समरी देखें तो स्टॉक समरी में मेरे पास 10 में से सिर्फ 5 फोन्स रह गए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम देख चुके हैं। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट में भी आपके पास सेल्स में भी आ रहा है। इसके अलावा वो सब चीज़ें इसमें भी शो होंगी। ये बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मेरे करंट एसेट्स इतने रह गए हैं। अच्छा, अब इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग आनी ज़रूरी है। देखो, ट्रांजैक्शन में कहीं मैंने कुछ डेबिट और क्रेडिट नहीं किया। मैंने ट्रांजैक्शन के वक्त सिंपल एक वाउचर सेलेक्ट किया, वाउचर के अंदर मैंने ट्रांजैक्शन डाली, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं बताया। ऊपर मैंने अकाउंट बता दिया, भाई एचबीएल से पेमेंट निकल रही है या आ रही है, या कैश से पेमेंट निकल रही है या आ रही है। और वो सब चीज़ें, उनका इम्पैक्ट जो है वो खुद डेबिट क्रेडिट होगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आपके पास रिपोर्ट क्या बन के आ रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, इसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 50,000 रुपये और इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर इंस्टेंस। तो मैंने कुछ एचबीएल में इन्वेस्टमेंट डाली। उसके बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट आ रहा होगा। कैपिटल मैंने इंक्रीज कर दिया, 500,000 से इन्वेस्टमेंट की। अभी तक तो सिर्फ 10 लाख रुपए पड़े थे, 5 लाख और ऐड हो गए, 15 लाख हो जाएंगे। अच्छा, ये लैक्स में और मिलियंस में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मैं मिलियंस में करता हूँ सारा काम, और यहाँ पे जो जीरोस चल रहे हैं ये लैक्स में चल रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से ना, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर इशू है। अदरवाइज वो ये अमाउंट टोटल बन रही है। उसके बाद एंटर करके इसको करवा के सेव। तो किसी भी सिनेरियो में आपके पास बिजनेस में इनफ्लो हुआ है कैश, तो आपने रिसिप्ट इस्तेमाल करनी है। बिजनेस में से आउटफ्लो हुआ है तो पेमेंट इस्तेमाल करना है। और कोई ट्रांजेक्शन में जिसमें ना बाय ना सेल की कोई ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको यूज़ करना है कॉन्ट्रा। ठीक है, तो ये 3 वाउचर्स हमारे हो गए। उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो परचेज का है और सेल्स का है।
अभी तक हम लोगों ने जो बात की उसके हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ कैश सेल्स और कैश परचेज को रिकॉर्ड किया। अगर वो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज हो तो उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, अब मैं वो करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले जो है सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा कि मेरे पास जो सेल्स हैं वो हुई हैं 5 सैमसंग के फ़ोन्स, लेकिन इस बार मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं। क्रेडिट पे बेचा है तो यूज़ होगा सेल्स वाउचर, क्योंकि देखो क्रेडिट सेल से कभी भी आपके कैश पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कस्टमर आपको पैसा ना दे दे, ठीक है? तो सेल्स यहाँ से रिकॉर्ड की मैंने, सेल्स में जाके रेफरेंस नंबर रैंडम डाल दिया, कोई भी वाउचर नंबर है या कोई रिसिप्ट नंबर ऐसा है, इनवॉइस नंबर वगैरह वो डाला। यहाँ आपके पास अकाउंट जो आ रहे हैं वो है नोकिया, सैमसंग और एप्पल, ठीक है? ये सप्लायर्स आ गए। मैंने बाय किया है, सेल किया है, तो इसका मतलब है मैं सेल करूँगा इन 3 में से किसी, अली, अनस या जवान, ठीक है? मैंने सेल किया अपने कस्टमर को, अली को। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा जो कि मैं फिल नहीं कर रहा, पढ़ के देख लें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, कहाँ से डिस्पैच हुआ, लोकेशन, उसकी डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर कुछ था, ऑर्डर कोई था ही नहीं, अभी हम लोग ऑर्डर पे तो गए नहीं, अभी ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ भी ये भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें मैं दूँ या कोई नहीं पता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे गया, बायर की डिटेल पूछेगा, उसका एड्रेस पूछेगा। जब आप किसी बिज़नेस में बैठे हुए हो तो वहाँ पे तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना कंपल्सरी होता है, ज़ाहिर-सी बात है आपको उन मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो मैं इस वक़्त मुझे तो रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए वो चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने एंटर करके इस पे आ गया लेजर। अब यहाँ वो आपसे लेजर की बात कर रहा है, आपने कौन-सा मोबाइल बेचा है? मैंने कहा मैंने बेचा है सैमसंग, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यही बंदा, यही अली एक ही दफ़ा में मुझसे सैमसंग और एप्पल दोनों बाय करता, तो मैं दोनों को अलग-अलग रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बता दिया है सेल्स सैमसंग। अब मैं सैमसंग और एप्पल दोनों नीचे अगर लिंक करवा दूँगा तो मेरा जीएल आउट हो जाएगा, मुझे रिपोर्ट्स में समझ में नहीं आएगा कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन कहाँ से हुई और कैसे हुई, ठीक है? मिक्स हो जाएगा, अमाउंट कुछ और है, समरी कुछ और बता रही होगी, स्टॉक समरी कुछ और बता रही होगी, बैलेंस शीट में कुछ और आ रहा होगा। तो इसलिए मैं सॉरी, तो इसलिए मैं जो है इसके अंदर, अगर मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन उसने क्रेडिट पे बाय किए तो मैं दोनों को अलग-अलग रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? सेल्स सैमसंग, नेम ऑफ आइटम सैमसंग, उसके बाद क्वांटिटी मैंने कितनी सेल की है 5, रेट, फिर वो आपसे पूछेगा, मैंने रेट इसको बता दिया कि 150 का था, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 200,000 का मैंने जो है वो सेल किया है, 2 लाख रुपए का एक मोबाइल, एंटर करके इसको करवा दिया सेव। अच्छा, एक और कस्टमर को मैंने ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट पे माल बेचा, क्रेडिट पे बेचा, तो फिर मैं यही यूज़ करूँगा सेल्स वाला वाउचर, ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ हुआ है। रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर रैंडम डाला, किस कस्टमर को बेचा, मैंने कहा यही कस्टमर था अली, और उसके बाद कौन सा आइटम सेल किया, एप्पल, कितने सेल किए, नेम ऑफ आइटम एप्पल, कितनी क्वांटिटी 2, इसका रेट खुद आ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी एक ट्रांजैक्शन कर चुका था, इस वजह से इसका रेट वो खुद उठा लेगा, लास्ट टाइम वाला वही है तो जाने दो, नहीं है तो आपके पास कर्सर है, आप इसको जो भी जिस रेट पे भी आपने सेल किया वो रेट बता दो। उसके बाद एंटर करके इसको मैंने करवा दिया सेव। अब अकाउंट रिसीवेबल अली के ऊपर यानी मेरे कस्टमर के ऊपर बैलेंस आ रहा होगा। अब अगर मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को खोल, बैलेंस शीट को खोल के देखूंगा तो मेरे पास करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स के नाम से एक हेड आ गया, 15 लाख रुपए, ठीक है, कि मुझसे मुझे इससे रिसीव करने हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल में गया, ये आपको बता देगा कि अली के ऊपर आपके पास कितना टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने इसको ओपन किया, या आपको अप्रैल के मंथ में जाओ, ये आपको यहाँ से बता देगा कि भाई ये 2 ट्रांजैक्शन हुई थी जिसका बैलेंस आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। या नीचे आ जाओ, डिस्प्ले में कुछ और मज़ीद डिटेल रिपोर्ट्स आपके पास सारी होती हैं, आप अकाउंट्स बुक में जाओ, यहाँ पे लेजर खोलो, हर इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस लेजर भी आप देख सकते हो कि जितनी ट्रांजैक्शन है सब दिखा दो। तो अली के साथ जो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आपको दिखा देगा।
आप इसके अलावा अगर बैंक में जाके देखो तो बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो सब आपको पूरा ब्रेकअप बता देगा। तो रिपोर्ट्स में तो आपके पास हर चीज़ ओपन है, आप हर रिपोर्ट पे जाके चेक करो तो आपको हर रिपोर्ट कोई नई चीज़ आपको बता रही होगी। आउटस्टैंडिंग में जाके देखो रिसीवेबल्स आपके पास कितने हैं, तो रिसीवेबल मेरे पास ये 2 इस वक्त खड़े हुए हैं। अब देखो रिसीवेबल यहाँ से तो चला जाएगा जब मैं पेमेंट कलेक्ट करूँगा, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल लेजर खोलूँगा तब आपके पास वो दोबारा दिखा रहा होगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस वक्त तक पेंडिंग था, मैंने पैसे ले लिए, कलेक्शन की, सेल्स का पैसा जब मेरे पास आएगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट पे। रिसिप्ट में आने के बाद किस अकाउंट में गया, कैश या बैंक, आपकी मर्जी, में बैंक में ले जा रहा हूँ। ठीक है, किससे रिसीव किया, अकाउंट रिसीवेबल अली। यहाँ आपके पास जब कैश की बात होगी तो ये आपको दोनों अमाउंट कंबाइन करके बैलेंस दिखा रहे हैं। अगर दोनों का चेक साथ ही आ गया है तो मैं इसको 15 लाख रुपए लेके एंटर करूंगा। इस पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये पेमेंट आपने कहाँ से की है, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर उसका सेलेक्ट करूंगा मैं। एंटर करने के बाद देखो ये 2 बिल्स आपके पास आ गए। दोनों बिल्स को मुझे अपने अकाउंट रिसीवेबल से निकालना है, तो मैं दोनों को एक एक करके लिंक करूँगा। ठीक है, ये वाला था, एंटर प्रेस किया, फिर अगेंस्ट रेफरेंस किया, दूसरा वाला बिल लिंक करवाया, 15 लाख रुपए की पेमेंट की कलेक्शन मैंने रिकॉर्ड की, एंटर प्रेस करके मैंने इसको करवा दिया सेव कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मेरे रिसीवेबल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस गायब हो गया। ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे देखना है, मुझे मेरे बॉस ने आके बोला यार मुझे बताओ कि अली मोबाइल्स के साथ कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, मुझे उसका रिकॉर्ड निकाल के दो, तो मैं यहाँ से नहीं देख सकता। डिस्प्ले में जाके मैं गया अकाउंट स्टेटमेंट में, मैंने कहा यार यहाँ भी होता है, आउटस्टैंडिंग में जाके देख लेता हूँ, लेकिन रिसीवेबल में भी नहीं आ रहा क्योंकि रिसीवेबल से तो हम निकाल चुके हैं उसको। फिर मैं जाऊँगा अकाउंट्स बुक के अंदर और मैं उस लेजर की समरी निकाल लूँगा कि अली मोबाइल्स के साथ क्या क्या हुआ। ये आपको पूरी ट्रांजेक्शन देगी, रिपोर्ट दे देगा कि हम लोगों ने सैमसंग सेल किया था 10 लाख का, एप्पल सेल किया था 5 लाख का, पेमेंट मेरे पास आ गई है बैंक में, ये पूरा आपके पास बैलेंस है, कोई इसके ऊपर अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सेम यही सारी कहानी आपकी परचेज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। अभी फिलहाल मैं परचेज का नहीं बता रहा, अब मैं अभी शुरू में थोड़ा सा मैं ट्रांजेक्शन को कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं ये सेल्स और परचेज वाला ऑर्डर समेत पूरा फ्लो जो है ये कंप्लीट कर दूँ। एक दफ़ा सिर्फ रिसीवेबल्स के ऊपर से क्या ट्रांजेक्शन होती है, आप खुद से ट्रांजेक्शन बना के कुछ उसके अंदर रिकॉर्डिंग करो और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, उसकी पेमेंट कलेक्शन कैसे होगी, क्या होगा, उससे आपकी किन रिपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ता है, उन रिपोर्ट्स को चेक करो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सेल्स और परचेज पूरा कंप्लीट वाइंड अप कर दूँगा। ठीक है, तो इस वक्त तक मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाए इस सॉफ्टवेयर से, इस इन्वायरमेंट से, इस सॉफ्टवेयर के, तो फिर उसके बाद हम लोग ये आगे करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक किसी को? सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बैलेंस शीट पे जा रहे हैं तो ये टैली की बग नहीं है कि ये हमें करंट एसेट की डिटेल ही नहीं दे रहा, खाली करंट एसेट का हेड दे रहा है। अगर ये इंडिविजुअल बता देता तो यहाँ से भी इजीली हो जाता है कि डेटर्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास। करंट एसेट्स की मैं नहीं नहीं बात नहीं नहीं नहीं, देखो जब तक वो रिसीवेबल खड़ा था तब तक मैंने आपको इसके अंदर जाके दिखाया था कि करंट एसेट में सन्ड्री डेटर्स के सामने 15 लाख रुपए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं वो 15 लाख रुपए रिसीव कर चुका हूँ तो वो यहाँ से उसको निकाल देगा, क्योंकि अकाउंट तो आपका टाई होना चाहिए नहीं ना सर, मैं वो। वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बैलेंस शीट है ना, अगर आप कोई भी एक नॉर्मल बैलेंस शीट पे क्लिक करें तो उसमें आ जाता है ना भाई करंट एसेट्स इतने हैं, कैश इन हैंड इतना है, करंट एसेट्स का पूरा हेड खुल जाता है। बिल्कुल आ रहा है, सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा सब नहीं है, इसमें तो खाली सब करंट एसेट आ रहा है ना, नहीं करंट बिल्कुल एसेट आ के रहा है, सब सब हेड्स नहीं आ रहे, सब बैलेंस शीट में कहाँ आ रही है? ये आ रहे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ रहा है, करंट एसेट है, कैश इन हैंड आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है, वो रिसीवेबल्स तो आ डबल रहे क्लिक थे। कर हाँ, डबल वो क्लिक एक वो कर है कि आपको एक हाँ। समरी बना के दे देगा इसके ऊपर, आप फिर उसके बाद जितना उसके अंदर एंटर या मैं करोगे यहाँ फिर। बात कर रहा था, हाँ मैं हाँ पहले बिल्कुल बात कर बिल्कुल, रहा था। तो ये अच्छा डिपेंड दूसरा, करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हाँ, दूसरा ये आपने कहा प्रेस एंटर, तो प्रेस किसको कह रहे हैं आप, ऑल्ट को कह रहे हैं या कंट्रोल को कह रहे हैं? एंटर किस हवाले से? आपने कहा था ना प्रेस एंटर दबाएंगे तो ये क्लोजिंग की जो रिसीवेबल्स हैं ये एंटर हो रहे हैं, तो प्रेस आप इसमें क्या दबा रहे हैं, कौन सी की दबा सिंपल रहे हैं एंटर, प्रेस? सिंपल एंटर। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके सर।
जी जिशान, कोई सवाल? सर अभी वहीं, क्योंकि आपने वो एक्सपेंस, क्योंकि अभी जो वहाँ मैं काम करूँगा तो सिर्फ एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो वो आपने समझा दिया है कि किस तरह से होगी। मतलब आप जहाँ पे जा रहे हैं उस जगह की बात करें? जी जी बिल्कुल। सही। ओके माहीन, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ई लेंस होती है और डेक्स होता है जहाँ फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे टैली भी आना चाहिए, पीएचडी भी आना चाहिए, क्विक बुक भी आना चाहिए आपको। तो सर क्या इंटरनेशनली इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? क्योंकि लाइक 2012-13 में मैं जब देख रहा था तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन अब का सिनेरियो मुझे नहीं पता, तो क्या अब भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या इंटरनेशनली? देखो, अगर मैं फ्रीलांस के हवाले से बात करूँ ना, तो हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीलांस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमें काम वहाँ पे मिलते हैं ना क्विक बुक के अंदर, वो होता है कंप्लीट। तो आपको टैक्सेशन भी आनी चाहिए, आपको टैक्सेशन के रूल्स भी पता होने चाहिए। तो आप वहाँ रहते हुए तो आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए तो आप वहाँ के नहीं कर सकते जब तक आपको आइडिया ना हो। ठीक है, तो टैक्सेशन वगैरह का एक मामला होता है। हाँ, ये एक अलग चीज़ होती है कि देखो, मेरे पास किसी कंपनी के पास जो है वो 10,000 इन्वेंट्री है। अब 10,000 अलग अलग आइटम को ऐड करने के लिए अगर वो कोई अकाउंटेंट अपने पास बिठाएंगे तो उनको जो है वो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कहते हैं भाई मेरे ने डॉलर्स देने की बजाय, जॉब पे रखने की बजाय ये ऑनलाइन डाल दो, $5 में कोई भी कर देगा। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ये तो हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी कंपनी का डाटा, अगर आप अकाउंट्स बनाना चाहो तो वो आप वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको टैक्सेशन आनी बहुत ज़रूरी है। टैक्सेशन क्या यूके की या अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी टैक्सेशन होती है? जैसे यूके की तो मुझे पूरी पता है, तो आप ये हाँ, कह रहे हैं कि हर किसी की टैक्सेशन की ग्रुप्स टैक्सेशन कंट्री वाइज आना चाहिए अगर आपको बिल्कुल कोई ऐसे ही है। बुक्स पे पूरी ग्रुप। हर जगह की टैक्सेशन अलग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग के मेथड अलग जी होते जी हैं। जी जी तो जी 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 जी। F4 याद है? हाँ सर, F4 याद है सर। अच्छा मुझे बताना ज़रा, वो क्या कहते हैं, पर्सनल वो कितने होती हैं, एक अमाउंट F4 नहीं होती सर, है वो P6 था। P6 था ना ना? टैक्स का। वो तो वापस हर ईयरली चेंज होता रहता है ना, वो तो हाँ, देखना एक पड़ेगा कि क्या पर्सनल चेंज हो रहा एग्जामेशन है। के नाम से थी ना वो। हाँ 10,000। पता नहीं सर, अब तो 2012 में किया था मैंने, 2012। सही। कहने का मकसद ये है कि अगर टैक्सेशन अगर ग्रिप हो तो फिर कुछ हो सकता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। क्योंकि मैं तो पाइथन भी कर रहा हूँ ना, आईटी सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर रहा हूँ मैं, सही। तो मेरा पूरा प्रॉपर ये है कि 5 इयर्स में कहीं ना कहीं लेके चलना चाहिए। टारगेट सही। है 5 इयर्स का, बाकी तो अल्लाह वाले के। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, फिर सर। इंशाल्लाह हम लोग ओके इसको सर। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, और टिल देन ओके आप सर। एडीफेस की प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो लाजमी एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा क्लास से पहले, और ठीक है फिर सर। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस सेल्स और परचेज को पूरा वाइंड अप कर दूँगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।